अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। मुझे इस चीज़ का एहसास है और मुझे बहुत से लोगों की कंप्लेन भी मिली है, बहुत से कमेंट्स उनके मेरे सामने आए हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के बाकी जगहों पे, पिछली वीडियोस पे, कि मैं 2 दिन से कहाँ गुम हूँ। मैं तकरीबन 2 दिन के बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लौट रहा हूँ और इन 2 दिनों के दरमियान में एक बहुत ही बड़ी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान में हुई, जिसे मैं कहता हूँ कि दिस इज अ काउंटर कू। दिस इज अ जुडिशल कू अगेंस्ट द मिलिट्री कू मेकर्स इन द कंट्री, जिसमें पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने, गालिबन 7वें जो जज साहिबान हैं जस्टिस औरंगजेब, उनकी भी उन्हीं को सपोर्ट हासिल है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल साहिबान को उन्होंने एक पैगाम दिया है और सिस्टम को उन्होंने करेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। अब इसके बाद क्या हुआ अब तक, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की आज जो दिन खत्म हुआ उसमें इस हवाले से 2 घंटे कुछ मिनट की उस पर मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, अटर्नी जनरल की, चीफ जस्टिस के साथ मुख्तलिफ मीटिंग होती रही। बहुत सी बार एसोसिएशन जो हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन है, इसी तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल का रद्द हमारे सामने आया और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हमारे सामने रद्द अमल आया। तो फिर हुआ क्या, उसका नेट रिजल्ट क्या है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ही क्विकली इसके ऊपर रोशनी डाल सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा, इसको मैंने स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इसको ट्वीट भी किया था, मैं इसके बारे में चंद कमेंट कर दूं कि ये जो 11 पैराग्राफ के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 पेजेस, बल्कि 7 बन जाएंगे, 6 पेजेस के ऊपर जो ये लेटर है, जो एक तरह का डिसीजन है, जो एक स्टेट ऑफ माइंड शो करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की, ये, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इसको किस किस ने साइन किया। मैं हैरान हूं कि इसको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइन क्यों नहीं किए। मैंने इसके हवाले से ट्वीट भी किया था, क्यों नहीं किए, मैं उसको नहीं, उसके डायनामिक्स को समझ सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप उनका रहा। हमेशा उन्होंने उन्होंने एक बैलेंस रखने की कोशिश की। जस्टिस बाबर सत्तार, कभी कोई बहुत एडवर्स रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत डीप थिंकिंग, टेलीविजन में मैं उनके साथ प्रोग्राम करता रहा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, वेरी डीप इंटेलेक्चुअल, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप उनका रहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, अच्छा रिलेशनशिप रहा। जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा जो हैं, उनका अच्छा रिलेशनशिप रहा। तो आपको ये देखें कि ये कैसी स्टेज डेवलप हो गई है पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस कम्युनिटी और इस्टेब्लिशमेंट के एक तरह से दबाव और इंटरेक्शन, उनकी मुजरमाना हरकतों के नतीजे में, कि वो जज साहिबान जिनका एक हमेशा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहा, जिनको किसी भी तरह से आप कोई रेवोल्यूशनरी करार नहीं दे सकते, उन्होंने ये इंपॉर्टेंट लेटर लिख के पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को उन्होंने हिला के रख दिया। जहन में ये भी रखना जरूरी है कि इस लेटर के अंदर, ये जो 6 जज साहिबान ने लिखा है, मौजूद जज साहिबान ने, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं, आप, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग, मीडिया के लोग, अखबारों के एडिटर, वकला बरादरी जो है वो नावाकिफ थे। हमें नहीं पता है कि यहाँ पे वीडियोस बन रही हैं, ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं, जज साहिबान को हरेस किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट ली जा रही हैं, जजों के खिलाफ वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं, वीडियोस रिलीज की जा रही हैं, फिर जज साहिबान को रेजिग्नेशन पे मजबूर किया जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस बिल्डअप किए जा रहे हैं। ये तो गुज़िश्ता चंद हफ्तों ही की बात है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जजेस को, जिनमें से एक जस्टिस इजाजुल एहसन, जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना था, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से जिस तरह से रेजिग्नेशन करवाया गया, उसके अंदर किन किन लोगों ने रोल प्ले किया, वो भी हमारे सामने है। तो फिर फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि एक वो चीज जो पता तो सबको थी, लेकिन कैट इज आउट ऑफ द बैग की जो बात होती है, जो चीज अलमारी में थी वो खुल के सामने आ गई है और अब उसके ऊपर सब लोग पोजीशंस ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सब लोग इक्वल पोजीशंस ले रहे हैं, ये मैं भी आपको चंद कमेंट्स में आपके सामने मैं इसको, इसकी वजाहत करता हूँ। सबसे पहले देखिए कि ये एक बड़ा स्मार्टली रिटन, ये बहुत ही स्मार्टली रिटन, क्रिएटेड एंड ड्राफ्टेड लेटर है, जिसमें ये जज साहिबान अंडर द सिग्नेचर ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जो सीनियर जज साहिबान हैं उनसे हमें एक गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस किस चीज की चाहिए? हमें गाइडेंस इस चीज की चाहिए कि मुल्क के अंदर जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, बिकॉज 3 हिस्से हैं ना, एक साइड पे एग्जेक्टिव है, एक तरफ लेजिस्लेचर है और फिर एक तरफ जुडिशरी है। तो तीनों को आपस में एक, उनका सारा का सारा सिस्टम इस ट्राइकोटमी के ऊपर है कि आपको एक बैलेंस चाहिए, आपको दरम्यान में फायर वॉल चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लोग
यानी एग्जेक्टिव जिसके अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑपरेट करती है, यानी जो हुकूमत वक्त है, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, वो जज साहिबान को हरासा कर रहे हैं। अब हमारे पास जो गाइडेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, वो आज तक कोई दी ही नहीं है कि अगर आपको इस तरह से हरासा किया जाए, इंटिमिडेट किया जाए और आपसे अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश की जाए, तो आपने करना क्या है। तो उन्होंने बेसिक के तौर पे बहुत ही टेक्निकल तरीके से और बहुत सोच समझ के उन्होंने ये लेटर बनाया है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्होंने रहनुमाई जो है यहाँ पे मांगी। दूसरी चीज यह है कि उन्होंने, और फिर ये कि अगर ऐसा होगा तो हमने इसको रिपोर्ट कैसे करना है, और इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है उस हाल ही के फैसले को जो 2-3 दिन पहले जस्टिस शौकत सदीकी साहब के हवाले से खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, एक 5 मेंबर बेंच ने मेरा ख्याल है किया फैसला, 3 मेंबर के 5 मेंबर बेंच ने, जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जस्टिस शौकत सदीकी की को जो निकाल दिया गया था नौकरी से, उनको जो बर्खास्त कर दिया गया था जब वो उस वक्त सेकंड सीनियर प्यूनी जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने बनना था आगे, उनको शायद सुप्रीम कोर्ट पे वो आ सकते थे, तो वो फैसला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्टूबर 2018 में किया, वो गलत फैसला था। इस फैसले के पीछे चलते चलते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जज साहिबान ने कहा है कि हमें, हमारी कोई हदायत ही नहीं है, हमें कोई गाइडेंस ही नहीं है कि जब इंटेलिजेंस के एहलकार और अफसरान जो हैं आपको हरासा करें, आप पे दबाव डालें, ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फील्ड फॉर्मेशन हैं उसके मातहत जो अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम करती हैं, सेशन कोर्ट्स काम करती हैं, वहां से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो हमने करना क्या, हमें आप बता दें कि हमें इस पे चलने का क्या तरीका। सो यूं उन्होंने, द बॉल हैज बीन थ्रोन इनटू द कोर्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत और पूरे माशरे के सामने। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां पूरे माशरे के सामने मिनहासुल कौम उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के सामने ये कहा कि हमें बताएं कि हमें क्या करना है। फिर उन्होंने वो इवेंट्स भी बता दिए कि कैसे एक जज साहब जो हैं, उनके ब्रदर इन लॉ जो है उनको अगवा कर लिया गया, उनको बिजली के शॉक लगाए गए, उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई एक और जज साहब के खिलाफ, और फिर उसको उसको इस्तेमाल किया गया कि उन जज साहब से रेजिग्नेशन मांगा जाए। तो एक इंतहा जो है उन्होंने बता दी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जज साहब के घर के अंदर, जब उनको एक नया घर मिला सरकारी, तो वहां पर कैसे जो उसकी टॉप माउंटेड लाइट है उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के साथ यूएसबी ड्राइव लगी हुई है, यूएसबी जो है वो मसलसल वहां पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। जो उस घर का जो मास्टर बेडरूम है जहां पे जज साहब और उनकी एहलिया पाए जाते हैं या उनके बच्चे पाए जाते हैं, उस मास्टर बेडरूम जो है वहां पर भी कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये कोई नई बात है? तमाम लोग जो पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, जराए अबलाग के लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद में, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इस्लामाबाद के जो महंगे हाई टावर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो मैनेज्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं इस्लामाबाद के, उनके अंदर मैनेजमेंट टीम्स के अंदर पेनिट्रेट कर कर पाकिस्तान के इदारों ने वहां बाकायदा कमरे बनाए हुए हैं, वहां यूएसपी यही कैमरे लगाए हुए हैं, और नीचे बाकायदा उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर एक आध कमरा भी ऐसा रखा हुआ होता है, बाज दफा मुझे पता चला है, जहां बाकायदा एक अफसर बैठा हुआ, आईटी का एक बंदा बैठा वीडियोस बना रहा है। जैसे आप किसी साइंस फिक्शन की फिल्म में या कोई इंटेलिजेंस की फिल्म में आप देखते हैं ना कि सीआईए केजीबी जो है वो एक बड़े से ऑपरेशन रूम में, तो बाकायदा ऐसे ऑपरेशन रूम बनाए गए हैं। और ये वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस और बहुत से सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन जो हैं, वो मुख्तलिफ खवातीन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड, दोस्तों के साथ जाते रहे, वहां उनकी वीडियोस जो हैं वो बनती हैं। ये प्रोसेस, ये चीज, ये ट्रीटमेंट जो है, ये सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ, ये मीडिया के लोगों के साथ भी हुआ, ये सियासतदानों के साथ भी हुआ, ये टॉप बिजनेसमैन के साथ भी हुआ, और ये ट्रीटमेंट जो है वो जज साहिबान के साथ भी हुआ। और इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस और बिल्डिंग्स हैं जहां पे लोगों ने अपने अपार्टमेंट लेके रखे हुए हैं, वो किराए पे लेके हुए हैं। ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो हमें कभी कभी आके ठहरते हैं, पूरे पंजाब में फैले हुए हैं, सिंध में फैले हुए हैं, वहां पर भी मैनेज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। और जहां जहां एक मैनेज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, वहां की मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली तौर पे इंटेलिजेंस के इदारों के हाथ में। ये फैक्ट्स को ज़हन में रखना जरूरी है। तो ये पता तो सबको है, लेकिन अब ये चीजें खुल के आपके सामने आ गई। एबडक्शन का भी जिक्र हो गया, कैमरास का भी जिक्र हो गया, और वीडियोस का भी जिक्र हो गया, और इसके साथ 2 इलेक्शंस भी लगे हैं, इलेक्शन ए और बी। अब इसके बाद इतना बड़ा ये जो बॉम्बशेल है, बेसिकली तौर पे क्या है कि एक कौम के पूरे शऊर के सामने, उसके ज़मीर के सामने उन्होंने ये केस अपना रख दिया है। पता लोगों को पहले भी था। जब मैं हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों रेप शायद दिन में होते हैं, साल में हजारों रेप होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जब एक कॉलेज की लड़की का रेप हुआ और सबको पता चला, तो हिंदुस्तान के माशरे ने उसके ऊपर एक इखलाकी पोजीशन ली, और वो जो रेप करने वाले थे और कत्ल करने वाले थे, उनको करार वाकई सजाएं हुई, उनको मतलब बड़ी तेजी से उनका मुकदमा चला, और उनको फिर उनकी हैंगिंग हुई। पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अब तक जो रिएक्शन और रद्द अमल है वो हमारे सामने क्या, जैसे कि मैंने इसके आउटसेट में कहा
कि जितनी बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ज़ाहिर उनका बनता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका रिएक्शन है कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट मूवमेंट चला सकते हैं, इसका फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक हल निकालने की जरूरत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंक्वायरी, जो लोग इसके अफसर इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजाएं होनी चाहिए। थोड़ी सी निस्बतन थोड़ी सी ल्यूकवार्म स्टेटमेंट आप देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की उतनी नहीं है सख्त पोजीशन जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है। बलूचिस्तान की भी अच्छी पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मोरलेस उन्होंने यही कहा है। और खैबर पख्तूनख्वा की बार एसोसिएशन की मुझे पोजीशन थोड़ी सी निस्बतन नरम लगी जब मैं उसको कंपेयर करता हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पोजीशन के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पोजीशन के साथ, और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पोजीशन के साथ। जो अच्छा, लेकिन इसके बावजूद जो असल में मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था, जो मैं सोचता था कि 48 घंटे के दरमियान में वुकला की बहुत बड़ी तादाद एक अनकंट्रोल्ड तरीके से या ऑर्गेनाइज तरीके से सैकड़ों अगर हजारों नहीं वुकला जो हैं वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घेराव करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब तक अपनी कंप्लेन पहुंचाएंगे, उन्हें और चीफ जस्टिस के बाकी लोग उन्हें कहेंगे हमसे मुलाकात करें। एक बहुत बड़ा ग्रुप और डेलीगेशन लेकर बाहर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का बाहर कहेंगे कि जब तक हमारी बात नहीं हो जाएगी काजी फायज ईसा साहब से, मंसूर अली शाह साहब से, बाकी जज साहिबान से, जब तक कि हमसे बात नहीं करते हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, हम आपकी गाड़ियां यहां से निकलने नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी किस्म का रिएक्शन और रद्द-ए-अमल जो है वो पेशावर में होना चाहिए था, लाहौर में होना चाहिए था, कराची में होना चाहिए था। 48 घंटों में होना तो ये चाहिए था कि ट्रेन, जहाज, गाड़ी से बहुत बड़ी तादाद में वुकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख इख्तियार करते, वहां पहुंचते, वहां खड़े होकर बाहर तकरीरें करते। ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने अभी तक जो है वो नहीं आई है। तो मैं इस हवाले से खासा डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट खाली यही नहीं खत्म होती। जब आप पाकिस्तान बार काउंसिल के देखते हैं और जो एक पिटीशन डाली है दाऊद गिलानी साहब ने, तो आपको फिर समझ आता है कि काउंटर रिएक्शन जो है, यानी जो जज साहिबान ने किया है, 6 जज साहिबान ने, वो तो एक कू है ही, वो एक काउंटर रिएक्शन है, वो एक काउंटर रेवोल्यूशन है जिसको कहते हैं। लेकिन अब उसके खिलाफ एक काउंटर रिएक्शन जो है, तो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जिसकी बहुत ही क्लोज रवाबित और रिलेशनशिप है पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की जमात PMLN के साथ, और वो हमेशा उनकी इंटरेस्ट में काम करते हैं। ज़हन में रखिए कि इस वक्त वो आपको इस्टेब्लिशमेंट के प्रो नजर आते हैं, लेकिन ये वही ग्रुप है जिसने काजी फायज ईसा साहब जब मुश्किल में थे तो काजी फायज ईसा साहब के साथ सबसे बड़ी जो बॉडी खड़ी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त एक ट्रायंगुलर फाइट हो रही थी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि काजी फायज ईसा साहब को न बनने दिया जाए चीफ जस्टिस, और बहुत सी ये बार एसोसिएशन के अंदर नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, क्योंकि वो बड़े समझदार हैं इस मामले से। और इमरान खान को कभी भी इन चीज़ों का नहीं पता था। मुझे पता है कि इमरान खान के चाहने वाले और एडमायरर्स, मैं भी उनके चाहने वाले में हूँ, बड़े सख्त उनको दुख होता है जब इस तरह की बात करता हूँ। लेकिन सच जो है ना, उसको कभी कभी सच कड़वा भी होता है, और वो सच सुनने की जरूरत है कि इमरान खान को इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। नवाज शरीफ साहब को बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी कि आपने इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप के साथ कैसे खेलना है। और आपने देखा कि बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के बहुत जोर लगाने के, उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस्टेब्लिशमेंट काजी फायज ईसा साहब को, और इमरान खान की हुकूमत तो बिल्कुल कंट्रोल में थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा वो प्रेसिडेंट अली से रेफरेंस भी भिजवा दिया। इमरान खान के मिनिस्टर्स काजी फायज ईसा के खिलाफ बोलते भी रहे। अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान के उस वक्त थे वो तो थे ही, उनके अपने जो लॉ मिनिस्टर थे फरूक नसीम साहब वो तो थे ही इस्टेब्लिशमेंट के। तो वो उन्होंने एक अनवाइज किस्म की उस वक्त हरकत की। लेकिन बॉटम लाइन क्या है कि नवाज शरीफ का इंस्टीट्यूशनल पेनिट्रेशन इतनी थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए, और उन्होंने बार एसोसिएशंस को इस्तेमाल करके, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान बार काउंसिल को इस्तेमाल करके ऐसा अलायंस बनाया कि इन द एंड इस्टेब्लिशमेंट को काजी फायज ईसा के और नवाज शरीफ के साथ सुलह करनी पड़ी। इसको इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट है समझना। तो अब पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, जो बेसिकली एक ऑर्गन है इन दी हैंड्स ऑफ नवाज शरीफ और PMLN, वो अब आ गई है मैदान में, और वो ये कह रही है कि जज साहिबान को इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, है तो बड़ा सीरियस इशू, लेकिन इसको और तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। तो ये इस केस को कमजोर करने की कोशिश है यहाँ पे की जा रही। दूसरा एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वकील है मेरा ख्याल है, जिनका नाम है दाऊद गिलानी। बड़े हैंडसम, बड़े सोफेस्टिकेटेड, बोलते बहुत अच्छा है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी, उर्दू भी बहुत अच्छी। लेकिन वो बेसिकली तौर पे इंटेलिजेंस ही के केसेस लेते हैं, और इंटेलिजेंस के साथ वो के साथ काम करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत ज्यादा वकील जो है वो ISI और इंटेलिजेंस के केसेस को लाहौर हाई कोर्ट, इस्लाम को हाई कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ पर ISI के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने नहीं डाला, उन्होंने एक वकील बन के, जिसको कहते हैं ना ट्रोजन हॉर्स, एक उन्होंने एक मुनाफिकत वो कर रहे हैं कि उन्होंने एक पिटिशन डाली है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उनकी जो पिटिशन है
सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आई है दाऊद गिलानी साहब की, वो क्लियरली ये आप को ये समझना चाहिए कि जो दाऊद गिलानी साहब कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अब अपना रिएक्शन कर रही है, और इन जज साहिबान को नाकाम बनाने के लिए और इनके ऊपर काउंटर इल्जाम डालने के लिए और इनकी पूरी स्टैंड को कमजोर करने के लिए दाऊद गिलानी साहब ने पिटीशन डाली है, जिसमें ये कहा गया कि बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है उसके ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम लग गया है, और इसमें रिस्पॉन्डेंट उन्होंने बनाया है, इन 6 हाई कोर्ट के जज साहिबान को रिस्पॉन्डेंट बनाया है, बार एसोसिएशन को रिस्पॉन्डेंट बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन सबको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिस्पॉन्डेंट बनाया है। लेकिन ये बेसिकली तौर पर ISI की कोशिश है कि अब आपने यहाँ पर एक हल निकालना है, और मैं भी आपको बताऊंगा कि हल असल में उनको निकालना क्या चाहिए, जो वो निकाल नहीं पा रहे, उनको समझ जो है वो नहीं आ रही है। अच्छा, अब दूसरी जो चीज इसमें देखने वाली है कि आपने कंप्लीट साइलेंस देखा है। तहरीक इंसाफ ने एक पोजीशन ली है, उन्होंने लेनी ही थी, बिकॉज बहुत से ऐसे केसेस जो साइट किए गए हैं 2023 के, उनका ताल्लुक ही इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से था। तो तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर अली खान ने, उमर अयूब साहब ने, तहरीक इंसाफ ने एज ए जमात की हैसियत से इस पर पोजीशन ली है, और सिविल सोसाइटी में बहुत लोगों ने पोजीशन ली है, HRCP ने पोजीशन ली। लेकिन आपको एक मौत का सा साया नजर आता है, खामोशी नजर आती है, जो 2-3 और बड़ी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब का कोई कमेंट मेरे सामने नहीं आया, बिलावल जरदारी भुट्टो का कोई कमेंट मेरे सामने नहीं आया, मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा का, कायरा साहब का कोई कमेंट मेरे सामने नहीं आया। इसी तरह और भी बहुत से लीडर्स हैं। हाँ, एक कमेंट जरूर आया है कि PPP का जो ह्यूमन राइट्स सेल है, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने इस पर एक पोजीशन ली है। अच्छा, लेकिन PMLN को तो मैंने आपको कहा कि बिल्कुल खामोशी है, और वजह उसकी क्या है कि दोनों जो साइड्स हैं, PPP, PMLN, उनको लगता है कि अगर जज साहिबान के केस को आप सपोर्ट करते हैं तो वैसे वो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल हाथ में इस वक्त खिलौने हैं, उनके ऊपर मरहून मिन्नत है उनके। लेकिन उनको ये भी लगता है कि अगर आप जज साहिबान के लिए स्टैंड लेंगे तो आप दर हकीकत इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथन कर देंगे, बिकॉज अगर अदलिया आज़ाद हो जाती है, आप ये देखें ना, अगर ये सारे केसेस की नेचर देख लें जो इसके अंदर है, तो अगर अदलिया इस प्रेशर में नहीं होगी तो फिर तो बहुत जल्दी फजूल किस्म के आपने 6 किस्म के केसेस इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के और बहुत से लीडरों पर बनाए, ये केसेस तो फिर खत्म होने लग जाएंगे। तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है इस स्टेज के ऊपर। अब मैं आपको एक दो स्क्रीन शेयरिंग करके कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैरान है कि मैं कहाँ था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ तो इसमें बता भी दूं कि मैं कहाँ था। देखिए, ये इसे कहते हैं एक वीडियो है, बाइडेन वर्सेस नेतन्याहू, एंड ऑफ नेतन्याहू। अब ये मैंने रिकॉर्ड किया, अब मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर जाके देखें। 10 मिनट की है, आपको अंग्रेजी से बहुत इंटरेस्ट नहीं है, इसमें बहुत मेहनत की गई है। ये आप समझें कि इसमें कोई कहने को ये 10-11 मिनट की है, लेकिन इसके ऊपर 13-14 घंटे का मसलसल नीडल वर्क है, काम है इसके ऊपर, रिसर्च का, चीज़ों को जोड़ने का। इसकी खास सिग्निफिकेंस है। इसको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड का, ये दुनिया का जो सबसे मजबूत पॉलिटिशियन था, जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को हैरेस किया हुआ था, जॉर्ज W बुश को हैरेस किया, ओबामा को हैरेस किया, ट्रंप को दबा के रखा हुआ था, जिसने बाइडेन को बहुत दबाया, वो चाहता था कि बाइडेन फारिग हो जाए, उसका इन द एंड पॉलिटिकल फॉल जो है वो तकरीबन हो चुका है। एंड दिस इज द एंड ऑफ नेतन्याहू। और क्यों हुआ है? दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई वांट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नेतन्याहू ओवरप्लेड हिज हैंड। नेतन्याहू को ना सिर्फ ज़ायनिस्ट लॉबी की सपोर्ट थी और है, बल्कि उनको अमेरिका का जो क्रिश्चियन राइट है, इवेंजेलिकल्स जो हैं, उनकी भी बहुत सपोर्ट हासिल है, चर्च की भी बहुत सपोर्ट हासिल है। मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों हासिल है। लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू हैज ओवरप्लेड हिज हैंड, बिकॉज नेतन्याहू चाहता है कि जंग जारी रहे। क्यों जारी रहे? बिकॉज वो, उसको पता है कि जैसी जंग खत्म होगी, उसकी एक्चुअली जंग जो है वो नाकाम हो गई है इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ना वो हमास को खत्म कर पाया, ना होस्टेज को छुड़ा सका है। और ये भी सवाल है कि जो इंटेलिजेंस का फेलियर था कि 7 अक्टूबर कैसा हुआ, उसका अपना क्या रिलेशनशिप था हमास के साथ, उसने हमास को क्यों एनकरेज किया वर्सेस द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास की। ये सब सवाल इसराइल के अंदर तैयार है, और वो चाहता था कि जंग जारी रहे टिल द अमेरिकन इलेक्शन। और उस वक्त जो है, इसीलिए वो गाजा, वहां पे रफा पे अभी भी हमला करने की बात कर रहा है, और अमेरिका उसकी बहुत मुखालफत कर रहा है। इन द एंड नेट इफेक्ट ये है कि नेतन्याहू हैज फॉलन। अच्छा, ये आप देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा की पूरी फुल कोर्ट की मीटिंग हुई है, इसके कोई रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं है कि क्या हुए, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मैं इसको बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ज़ाहिर कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन जो कुछ आया वो कोई बहुत मुझे इंप्रेस नहीं कर रहा। और ये वो लेटर है जो मैंने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है, कि मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने अब तक के सारे को नहीं पढ़ लिया, लेकिन जस्ट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पूरे लेटर को पढ़ना और उसकी जो तस्वीरें लोगों ने काट पाट के रखी होती हैं वो एक अलग चीज़ है, इसलिए मैंने इसका एक URL क्रिएट करके मैंने इसको वहां पे रखा है, जहां से आप इसको देख सकते हैं। अब जो एग्जांपल मैंने आपको भी नेतन्याहू की
दी कि कैसे बाय ओवर प्लेइंग हिज हैंड, हालांकि इज वेरी पावरफुल, और मैं तो बैठा हूँ उस सिस्टम के अंदर जहाँ मैं ये ताकत देख रहा हूँ अपने राइट लेफ्ट के ऊपर, लेकिन वो ताकत इन दी एंड काम नहीं आ सकी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये समझने की जरूरत है कि आप एक मुसीबत में फंस गए हैं, और जनरल बाजवा ने ये मुसीबत क्रिएट की, जनरल आसम तो इसके अंदर उन्होंने इसको इनहेरिट किया है उनके एज अ सक्सेसर। लेकिन आप एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और जितना ज्यादा आप इस घड़े में से बाहर निकलने के लिए, इसको दबाने के लिए जोर लगा रहे हैं, उतना ज्यादा आप इसके अंदर फंसते चले जा रहे हैं। ये जो जज साहिबान है, none of them is anti-establishment. I know many of them personally. None of them is revolutionary. None of them is pro Imran. None of them is pro PTI. लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आपने पैदा कर दी है जिसमें इन्हें रिएक्ट करना पड़ा है। इसे जो 20th सेंचुरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफी थी, जिसका नाम है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, जो मार्क्सिज्म की कंट्रीब्यूशन है, वो इसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक क्लास इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है जब वो पैदा हो जाता है तो उससे हिस्ट्री आगे मूव करती है। तो जो चीज हुई है ये डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में समझी जा सकती है कि वो अक पक के तंग आके जज साहिबान ने ये पोजीशन ली है, और यूं ये चीज चली। अच्छा, अब एस्टैब्लिशमेंट को इसमें मैंने कहा था एक्सप्लेन करूंगा कि उनको असल में क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे। उनका जो रिएक्शन अभी तक आपके सामने आया है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की शक्ल में, ये दाऊद गिलानी की जो एप्लीकेशन की पिटीशन आई है कि इन्वेस्टिगेट करें और ये जज साहिबान को भी रिस्पॉन्डेंट बनाएं, उसकी शक्ल में आई। असल में एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके पास दो तीन किस्म की ऑप्शन है। एक तो है जिसपे वो काम कर रहे हैं मसलसल, कि वो ट्रैप तो हो गए हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि सारे जज, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को आप साजिश कर दें, उनको डराएं धमकाएं, हटा दें, और उसकी जगह आप ऐसे क्लोन्स ले आए यहाँ पे, यानी फिरदौस आशिक ऐवान साहबा को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दें, आप यहाँ पर फैसल वाडा साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दें, या आप इसे कहते हैं कोई क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट करें। आई एम श्योर कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर में आईएसआई ने कोई डिवीजन बनाया हुआ होगा ऐसा पिम्स के अंदर, जहां पर आप टेस्ट ट्यूब बेबीज प्रोड्यूस कर सकते होंगे लोगों के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, बोन मैरो में से उनका डीएनए निकाल के। तो या तो फिर आप करें कि सारे के सारे जज आप उनको पैदा कर दें परतों में, जनाब आमिर फारूक साहब के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की का जो जेनेटिक कोड है उसको किसी तरह से हासिल कर लें, क्योंकि वो बड़ा यूजफुल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और सारे जज साहिबान को उसके टीके जबरदस्ती लगा दें उनके स्पाइनल कॉर्ड में, या उनके ब्रेन के अंदर एक चिप लगा दें, वो जो इलॉन मस्क चिप बना रहा है। एक तो ये हल है, या इसी तरह से काजी फायज ईसा साहब की चिप निकालें और वो सब जज साहिबान के ब्रेन में लगा दें। अगर वो ये हो सकता है, कुछ मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। ब्लंडर्स में मजीद इन्वेस्टमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट करती चली जा रही है, बजाय इसके कि ब्लंडर्स को करेक्ट करे। ये कई दफ़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं या लोग बिजनेस में करते हैं कि जो एक लॉस मेकिंग उनकी इन्वेस्टमेंट या होता है उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की, और ये वो मसलसल करते चले जा रहे हैं जिससे उनको मजीद नुकसान हो रहा है। कि डिजास्टर पाकिस्तान के लिए तो है ही, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है, और एस्टैब्लिशमेंट का भी डिजास्टर इन दी एंड पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट है। बिकॉज मैं फर्मली ये बिलीव करता हूँ कि किसी भी मुल्क और सिस्टम को चलाने के लिए उसके दरमियान में एक स्पाइनल कॉर्ड या कोर अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन उस कोर अथॉरिटी का अपना एक ट्रस्ट फैक्टर भी हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो कि सबको साथ लेकर चल सके। मैं आपको उसमें एग्जाम्पल देता हूँ। 2014 और 15 में कराची कम से कम 5 साल से, 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल तक कराची के हालात थे कि दो दो तीन तीन तक सड़कों पे लाशें जो हैं वो पड़ी रहती थी। कोई पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पाती थी। 3 पार्टीज हुकूमत में थी, पीएमएलएन पंजाब में उसकी हुकूमत थी, कराची के अंदर 3 पार्टी थी, एक पीपल्स पार्टी थी, एक एमक्यूएम थी, एक जमात इस्लामी थी, सब हुकूमत के पार्टनर्स थे, और कोई हल नहीं निकाल पाते थे। और रेंजर्स जो है वो कराची के अंदर मौजूद थी, सो नो वन शुड थिंक कि रेंजर्स ने कराची का हल निकाला। नवाज शरीफ ने हल निकाला। आपको पता है मैं नवाज शरीफ के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन मैं एनालिस्ट भी हूँ। नवाज शरीफ और चौधरी निसार ने वो एक ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मूला और नेगोशिएशन निकाली जिसमें उन्होंने एमक्यूएम को और बाकी सारी जमातों को, सुन्नी तहरीक को, जमात इस्लामी को रिएक्ट करने का मौका उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट रखी और रेंजर्स को और पुलिस को उन्होंने इस्तेमाल किया। ये रेंजर्स और पुलिस की कामयाबी नहीं थी, ये खालिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब की और चौधरी निसार की कामयाबी थी, और उन्होंने एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला। अभी भी आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। आज नवाज शरीफ के पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है। आज जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान के पास वो मॉरल अथॉरिटी है। इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करके ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस घड़े से निकल सकती है जिसमें मजीद से मजीद जो है वो गिरती चली जा रही है। फौरी तौर पे क्या स्टेप्स करने की जरूरत है? एक तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जिनका जज साहबान ने इशारा किया, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को, इस इंटिमिडेशन के प्रोसेस को, अगवा के प्रोसेस को, वीडियो बनाने के प्रोसेस को, थ्रेटन करने के प्रोसेस को फौरी तौर पे खत्म करें। खत्म करने का तरीका है, जो विजिबल सिग्नल है कि जो अफसरान इसमें मुलवस हैं उन्हें फौरी तौर पे उन पोजीशंस में से विड्रॉ करें। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर,
कोयटा के अंदर जो सेक्टर कमांडर्स हैं आईएसआई के, उनको रिप्लेस करें, उनको वापस लाएं जीएचक्यू में, ताकि उनको काम करना पड़े एक नॉर्मल किस्म की नौकरी के अंदर। और कुछ लोगों ने के ऊपर को चार्जशीट करें खुद विद इन इंटरनल इंक्वायरी, और उस बात को लीक आउट कर दें कि उनकी इंक्वायरीज हो रही हैं जिन्होंने इस किस्म की चीजें जो हैं वो की हैं। अच्छा, अब बार एसोसिएशन में लास्ट पॉइंट, कि बार एसोसिएशन जो है उनको क्या करना चाहिए। अभी तक जो कुछ आपने किया बहुत मायूसकुन है। होना तो ये चाहिए था कि आपके बहुत बड़ा मुजाहरा हो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, दो जगहों पे आपके मुजाहरे चाहिए। मिनिमम जो चीज़ इसमें पॉजिटिव होती कि 48 घंटे में जो नहीं हुई, कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब का रेजिग्नेशन जो है वो बार एसोसिएशन को इस स्टेज के ऊपर मांगना नहीं चाहिए, आपको चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब का रेजिग्नेशन हासिल कर लेते हैं तो ये चीज़ कहीं आगे जाएगी। शॉर्ट ऑफ दैट ये चीज़ कहीं आगे जाएगी नहीं, वरना फिर यही होगा कि इन्हीं जजेस को इंटिमिडेट किया जाएगा। उन्होंने अपना केस पाकिस्तान के सामने रख दिया, पाकिस्तान का जब तक रिस्पॉन्स और रिएक्शन आया वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।